हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, जो जनरेटर का 95% स्टैट रेथ फॉल्ट प्रोटेक्शन। ये बोलते हैं फ्रेंड्स, ये 95% का स्टैट रेथ फॉल्ट, ये क्यों 95% होते हैं और ये स्टैटर एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का क्या ज़रूरत है और एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का क्या ज़रूरत है, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। तो बेसिकली ये आपको पहले वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, ये हम लोग हमारा इंडस्ट्रीज़ में हमारा यूनिट जनरेटर और ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। और इसमें हमारा जो जनरेटर का फेस फॉल्ट्स के बारे में, अब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में इसका पहले वीडियोस में बताया था हमने, और डिफरेंट जनरेटर्स का कॉन्फ़िगरेशन और इसका सारे डिटेल्स हमने इसका पहले वीडियो में भी हमने समझा है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के बारे में समझ लेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करेंगे, यूनिट जनरेटर और ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारा जो जनरेटर का जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, डिपेंड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा इन्फ्लुएंस होता है हमारा जो जनरेटर का ग्राउंडिंग कौन सी टाइप का है, इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है फ्रेंड्स। जो अगर आप जनरेटर का ग्राउंडिंग देखेगा तो फ्रेंड्स, इस जनरेटर का हमारा जो ग्राउंडिंग है, जो जनरेटर का हमारा स्टार पॉइंट है, वो कैसे ग्राउंड कर रहे हैं, वो हम लोग अगर चाहिए तो हमको अनग्राउंडेड छोड़ सकते हैं इसको। अगर इस ग्राउंडिंग को, इस स्टार पॉइंट को हम लोग बिल्कुल ग्राउंड ही नहीं किया, ऐसा छोड़ दिया, तो इसको अनग्राउंडेड सिस्टम बोलते हैं। इसमें हमारा जो स्टार पॉइंट है, हमारा जो तीनों फेस का हमारा न्यूट्रल का जो स्टार पॉइंट है और ग्राउंड के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा, तो इसका अनग्राउंडेड सिस्टम बोलते हैं। अगर इसके बीच में अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, सॉलिडली कनेक्ट कर दिया, तो इसको सॉलिडली ग्राउंडेड या डायरेक्ट ग्राउंडिंग बोलते हैं। अगर इसमें आप कोई भी रेसिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट किया, अगर वो रेसिस्टेंस है बहुत ही कम रेसिस्टेंस है, मगर अगर आप इस रेसिस्टेंस को ऐसे रखाया था आपने, इन केस ऑफ L2 कोई भी ग्राउंड फॉल्ट में, इसका जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट है, ग्राउंड करंट है, हमारा जो नॉर्मल इसका रेटेड करंट है, यार इसका नीचे रखेगा तो इसको हम बोलते हैं मतलब इसको हम बोलते हैं लो रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग बोलते हैं फ्रेंड। अगर इस रेसिस्टेंस को आप बहुत ही ज़्यादा रखा, क्योंकि इसका जो फॉल्ट करंट है, आप 10 एम्पियर या 15-20 एम्पियर का अंदर ही आप इसको मैक्सिमम फॉल्ट करंट है, आप 20 एम्पियर या 15 एम्पियर का अंदर आप रखना चाहते हैं, तो तब आप उसको बोलते हैं फ्रेंड्स, इस रेसिस्टेंस को आप हाई रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें आपको फॉल्ट करंट बहुत ही फ्यू एम्पियर्स रहते हैं, 15 या 20 एम्पियर्स का नीचे आप रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हाई रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग में आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनजीटी के थ्रू करते हैं। क्योंकि मतलब आप ट्रांसफार्मर में देख रहे हैं तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर में अगर आप हाई रेसिस्टेंस डायरेक्ट प्राइमरी में लगाएगा, तो इसका रेसिस्टेंस भी आपको वोल्टेज रेटिंग, इसका इसका रेटेड वोल्टेज रेटिंग से डिज़ाइन करना पड़ेगा, और रेसिस्टेंस वैल्यू भी बहुत बड़ा रहेगा, और इसका जो हीट डिसिपेशन है बहुत ही कम रहेगा उस हाई वोल्टेज में। इसीलिए आपको इंसुलेशन रिक्वायरमेंट और आपको हीट डिसिपेशन दोनों मीट करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जनरली आप न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का थ्रू, एक ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उसमें आप लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस दोनों कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप अगर इसको अगर इन केस आपका जो सेकेंडरी है, इसका प्राइमरी है, आप 11, ये 11 केवी का जनरेटर है, आप 11/220 वोल्ट सिंपल एक ट्रांसफार्मर लेकर आप लोग सेकेंडरी है 220 वोल्ट पे डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर इसको आप प्राइमरी में कन्वर्ट करेगा, तो ये हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग तरफ ही है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप इन केस 11 के वी बाई 220 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ आपको 1 ओम रेजिस्टेंस भी है, इस साइड आपको जाएगा तो फ्रेंड्स, ये हमारा मतलब 11 के वी बाई 220 होल स्क्वायर इंटू 1 ओम का रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स। इट इज़ इक्वलेंट टू हमारा मतलब हाई इम्पीडेंस या हाई रेजिस्टेंस का ग्राउंडिंग की तरफ ही बिहेव करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली ग्राउंडिंग का ऊपर हमारा डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। ठीक है, और अभी हमारा जो स्टेटर एर्थ फॉल्ट करंट है, इसको लिमिट करने का क्या ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आप देखिएगा तो फ्रेंड्स, इस जनरेटर में हमारा जो स्टेटर एर्थ फॉल्ट करंट है, जो हमारा एर्थ फॉल्ट होते हैं, उस करंट को अगर आपको ग्राउंडिंग है, डायरेक्टली कनेक्ट करना है या अनग्राउंडेड है, इसमें क्या लिमिटेशन, हमको जो ग्राउंड फॉल्ट होते हैं उस कंडीशन में जो करंट लेते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या लिमिटेशन है वो आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप इस सिस्टम को आप सॉलिडली ग्राउंडेड कर दिया फ्रेंड्स, इन इन केस आपको जनरेटर को सॉलिडली ग्राउंडेड है, जैसे मैं आपको बताया था ऐसे कर दिया फ्रेंड्स,
ठीक है? तब आपको क्या होता है फ्रेंड्स, आप हमेशा देख लीजिए फ्रेंड्स, इस जनरेटर में ये हमारा जनरली फॉल्ट है, हमारा जनरेटर में आप देखिएगा तो 3 फेज फॉल्ट करंट है फ्रेंड्स हमारा, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज भी हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है फ्रेंड्स। ठीक है? हमारा जनरेटर का केस में पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है हमारा, सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस होते हैं फ्रेंड्स वो XD डबल डैश है फ्रेंड्स। ठीक है? लेकिन आप अगर जनरेटर में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट देखेंगे तो फ्रेंड्स वो हमारा 3 इंटू पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज में पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस प्लस नेगेटिव सीक्वेंस प्लस जीरो प्लस 3 XN है फ्रेंड्स। अगर हम सॉलिडली ग्राउंडेड कर दिया, इनकेस सॉलिडली ग्राउंडेड कर दिया तो ये XN जीरो हो जाएगा, और हमारा जनरेटर में फ्रेंड्स हमारा जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस बहुत ही कम रहते हैं फ्रेंड्स, वो हमारा मुश्किल से 0.5% का आसपास रहते हैं, 0.5% से 5% है। तो ये बहुत ही कम इम्पिडेंस रहते हैं, उसकी उसकी वजह से आप आपका जो जनरल रेफरेंस ये 3 टाइम्स ऑफ E1 है, इसी वजह से आपको जनरेटर का केस में आपको लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है बहुत ही सीवियर होते हैं फ्रेंड्स, कंपेयर टू हमारा कोई भी ग्राउंड का रिलेटेड फॉल्ट करंट है वो हमारा नॉर्मल सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट करंट से भी ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप देखिएगा तो फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रिकल में कोई भी इक्विपमेंट है जनरली हमारा वो थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट से डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में थ्री फेज फॉल्ट है वो सबसे सीवियर फॉल्ट है फ्रेंड्स। सो हमारा इक्विपमेंट जनरली हमारा 3 फेज फॉल्ट के हिसाब से हमारा इक्विपमेंट विथस्टैंड कैपेसिटी है, हमारा जो शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड कैपेसिटी है हमने स्विच गियर के टेक्नोलॉजी में हमने समझाया था, इसका जो विथस्टैंड कैपेसिटी है विथस्टैंड करंट है हम डिज़ाइन करते हैं 3 फेज फॉल्ट करंट के हिसाब से। लेकिन हमारा जनरेटर का केस में बिकॉज ऑफ इसका जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस या रिएक्टेंस बहुत ही कम है, इसकी वजह से हमारा जनरेटर में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट है 3 फेज फॉल्ट करंट से भी ज़्यादा हो सकते हैं फ्रेंड, ज़्यादा होगा भी है। ठीक है? इसीलिए आपको जनरेटर का हमेशा आपको जनरेटर को लाइन टू ग्राउंड है, आप मतलब आप सॉलिडली ग्राउंडेड, इसीलिए आप कोई भी जनरेटर देखेगा तो फ्रेंड सॉलिडली ग्राउंडेड जनरेटर बहुत ही कम मिलते हैं फ्रेंड। आपको सॉलिडली ग्राउंडेड जनरेटर मिलते हैं बहुत छोटी साइज़ का, एक आपको कोई डीजी सेट है, बहुत कम रेटिंग का डीजी सेट है, ऐसे बहुत छोटी छोटी जनरेटर्स मिल सकते हैं सॉलिडली ग्राउंडेड। अगर आप क्योंकि वो भी क्यों मिलते हैं, अगर आप डीजी सेट भी देखेगा तो वो लो वोल्टेज का डीजी सेट है, आपको लो वोल्टेज सिस्टम में आपको सॉलिडली ग्राउंडेड चाहिए ही चाहिए। इसके बारे में मैं आपको एक नेसेसिटी ऑफ ग्राउंडिंग या ग्राउंडिंग क्यों करते हैं हमारे सिस्टम में, और डिफरेंट टाइप्स का ग्राउंडिंग के बारे में बताया था, और ईच ग्राउंडिंग में क्या क्या एडवांटेजेस है क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, वो सारे डिटेल्स में आपको एक हमारा सेपरेट वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, इसमें नेसेसिटी ऑफ ग्राउंडिंग है और ग्राउंडिंग रिक्वायरमेंट्स है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंडिंग के बारे में इन डिटेल में आपको समझाया है फ्रेंड्स उस वीडियो में। और इन रिलेवेंस टू हमारा NFPA है, हमारा फायर प्रोटेक्शन रेगुलेटरी के साथ है, और हमारा IS और IEC स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या क्या ग्राउंडिंग होना चाहिए और ग्राउंडिंग का रिक्वायरमेंट्स है, वो सारे डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताया फ्रेंड्स। वो बहुत ही लंबा टॉपिक है, उसीलिए मैं आपको ज़्यादा इस वीडियो में मैं उसके बारे में टच नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो बेसिकली ये आप याद रख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जनरेटर का केस में हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट है ज़्यादा होगा 3 फेज फॉल्ट करंट से, लेकिन आपका जनरेटर 3 फेज फॉल्ट करंट के हिसाब से आपका डिज़ाइंड है, इसीलिए आपको हाई रेटिंग का जनरेटर कोई भी है उसको आप डायरेक्टली सॉलिडली ग्राउंडिंग नहीं कर सकते, आपको कोई भी इम्पीडेंस लगाना पड़ेगा, सच दैट यहाँ आपको ऐसा कोई इम्पीडेंस लगा दीजिए XN है, सो दैट इसका जो फॉल्ट करंट है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट है उसको आप 3 फेज फॉल्ट करंट का बराबर या इससे कम कर सकते हैं, सो दैट आपका जनरेटर को मतलब नुकसान नहीं पहुंचेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका रेटिंग के नीचे ही है। ठीक है? तो आपको जनरेटर को हमेशा आपको मतलब लो रेटिंग का जनरेटर छोड़कर कोई भी हाई रेटिंग का जनरेटर है उसमें आपको कहीं पे भी आपको लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मतलब आप लोग सॉलिडली ग्राउंडेड नहीं दिखते हैं फ्रेंड। अगर आपको सॉलिडली ग्राउंडेड ही करना है तब आपको जनरेटर कस्टमाइज करना पड़ेगा, आप कस्टमाइज डिज़ाइन करके आपको इसका जनरेटर का जो फॉल्ट कैपेसिटी है लाइन टू ग्राउंड के हिसाब से आप डिज़ाइन कराएगा तो तब आपको सॉलिडली ग्राउंडिंग बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई मैन्युफैक्चर नहीं रहते फ्रेंड, वो कस्टमाइज्ड आपको बना के देगा, तो आपको कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट है तो तभी मिलेगा, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड हमारा जो जनरेटर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारा
थ्री फेज फॉल्ट करंट के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं, इसीलिए आपको कोई भी इंडस्ट्री में आपको देखेगा तो जनरेटर आपको सॉलिडली ग्राउंडेड नहीं दिखते हैं फ्रेंड्स। आपको जनरेटर हमेशा मतलब इम्पीडेंस ग्राउंडेड ही मिलते हैं, वो लो इम्पीडेंस या हाई इम्पीडेंस हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपका जो फॉल्ट का जो इसका जो आपका क्रिटिकलिटी आपका सिस्टम है, आपका सिस्टम का क्रिटिकलिटी के ऊपर और बाकी पैरामीटर्स में डिपेंड होते हैं फ्रेंड्स। वो भी आपको जो नेसेसिटी ऑफ ग्राउंडिंग में मैं आपको बताया था, इसीलिए मैं ज़्यादा टच नहीं कर रहा हूँ। सो बेसिकली हम लोग इसीलिए जनरेटर हमेशा हम लोग इम्पीडेंस ग्राउंडेड ही होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसकी वजह से और दूसरा चीज़ है फ्रेंड्स, हमने इम्पीडेंस ग्राउंडिंग से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जनरेटर जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो हमारा ग्राउंड फॉल्ट करंट है उसको कम करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आप देखिएगा तो फ्रेंड्स हमारा जो ग्राउंड फॉल्ट करंट में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा इनकेस अगर हमारा करंट है कोई भी इनकेस फेस फॉल्ट से फेस फॉल्ट्स को तो अगर हुआ है तो आपको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन ग्राउंड फॉल्ट का करंट है, इसका मैग्नीट्यूड है वो हमारा हाथ में है फ्रेंड्स। क्योंकि आप इस इम्पीडेंस को आप प्रॉपरली सेलेक्ट करने से उस ग्राउंड फॉल्ट करंट को आपको कोई भी रेंज में दे सकते हैं। आप 20 एम्पियर का नीचे भी ला सकते हैं। अगर आपको 3,000 का एम्पियर का जनरेटर है, आप इस ग्राउंड फॉल्ट होने से सॉलिडली ग्राउंड फॉल्ट होने से भी आप 30 या 20 एम्पियर के नीचे भी आप ला सकते हैं इसको इसको इस इम्पीडेंस को सेलेक्ट करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपका हाथ में है फ्रेंड्स, लेकिन फेस फॉल्ट का केस में आपका हाथ में कुछ है ही नहीं है, क्योंकि आपको फॉल्ट करंट को आप लिमिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड फॉल्ट का केस में आपका हाथ में है फ्रेंड्स। क्योंकि आपको मैं पहले वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, आपको कभी भी शॉर्ट सर्क्यूट होते हैं, उस शॉर्ट सर्क्यूट में जो करंट है बहुत ही ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम दे दिया तो यहाँ आपको सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम में जो फॉल्ट करंट है बहुत ही ज़्यादा किलो एम्पियर होते हैं। उस किलो एम्पियर की वजह से जो हमारा थर्मल स्ट्रेसेस है वो हमारा I2RT है, जो हीट जनरेट होते हैं हमारा सिस्टम पे, हमारा जनरेटर वाइंडिंग्स में जो हमारा हीट क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा उतना हीट की वजह से हमारा जो सबसे पहले हमारा जो हमारा मोटर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन में भी बताया फ्रेंड्स, हमारा जनरेटर में भी सबसे वीकेस्ट एलिमेंट है फ्रेंड्स हमारा इंसुलेशन है। हमारा वाइंडिंग इंसुलेशन है, बहुत ही वीकेस्ट एलिमेंट है। क्योंकि हमारा जो क्लास ऑफ इंसुलेशन मतलब इसका इंसुलेशन का क्लासेस है, मैं आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑफ मोटर में बताया था। तो ये वाइंडिंग इंसुलेशन बहुत ही वीक मटेरियल है इसमें। सो उतना ज़्यादा ओवर का शॉर्ट सर्क्यूट में अगर इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है तब आपको क्या होता है फ्रेंड्स, उसका थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से इसका हीट और टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसकी वजह से इसका इंसुलेशन फेल हो जाएगा। वो सब्सिक्वेंटली वो ग्राउंड फॉल्ट क्रिएट करेगा। कोई भी फॉल्ट है ग्राउंड फॉल्ट को क्रिएट करा सकते हैं, क्योंकि सबसे वीकेस्ट एलिमेंट है इसका जनरेटर में हमारा इंसुलेशन है। वो इंसुलेशन फेल होने से वो हमारा ग्राउंड फॉल्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर उस ग्राउंड फॉल्ट को अगर आप एलो कर दिया, अगर हमारा सिस्टम सॉलिडली ग्राउंडेड है, तब क्या होता है फ्रेंड्स, वो ग्राउंड फॉल्ट कैसे होते हैं, हमारा कोर का थ्रू होते हैं। हमारा जनरेटर का जो हमारा स्टेटर कोर है उसमें भी करंट फ्लो हो जाएगा। अगर वो ग्राउंड फॉल्ट करंट है बहुत ही ज़्यादा है सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम में, तब वो ग्राउंड फॉल्ट करंट क्या करेगा फ्रेंड्स, हमारा स्टेटर कोर है, हमारा जो हमारा लैमिनेटेड कोर है, इसका बीच में भी इंसुलेशन डैमेज करेगा ओवर टेम्परेचर की वजह से। वो सारे की सारे जो हमारा स्टैक से हमारा जो कोर है पूरा मेल्ट हो सकते हैं, बीच बीच में स्टैक है। और जैसे हमारा कोर मेल्ट हो गया तो हमारा जनरेटर में या हमारा कोई भी इक्विपमेंट में आपको कोर रिप्लेसमेंट या कोर रिपेयर बहुत ही कॉस्टली एफर्ट है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एफेक्ट है फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा जनरेटर में अगर वाइंडिंग जल गया है तो हमको रीवाइंडिंग करा सकते हैं, और रीवाइंडिंग में जो टाइम है और कॉस्ट भी कमी है कंपेयर टू कोर का रिपेयर है फ्रेंड्स। तो आपको कोर का देखकर आपको अगर आप कोर का डैमेज को कम करना है और को जनरेटर का जो मीन टाइम रिपेयर का टाइम है उसको कम करना है, और जनरेटर का ओवरहालिंग कॉस्ट है कम करना है, और जनरेटर का रिपेयरिंग कॉस्ट कम करना है, अगर जनरेटर का डैमेज को आपको कम करना चाहते हैं तो आपको जनरेटर का हमेशा इसका ग्राउंड फॉल्ट करंट ऐसा लिमिट कर दीजिए सो दैट इसका जो ग्राउंड फॉल्ट करंट है जो जनरेटर का रेटेड करंट से भी कम रहेगा। रेटेड करंट यार इससे कम रहना चाहिए, सो दैट हमारा कोर को डैमेज नहीं पहुंचेगा ज़्यादा, और हमारा जनरेटर में डैमेज कम करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
तो ये मैं एक बताया था आपको, थर्मल स्ट्रेसेस है, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक स्ट्रेसेस है फ्रेंड, उसकी वजह से भी हमारा मिशन है, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेसेस है जो वो भी हमारा स्क्वायर ऑफ द करंट है, आई स्क्वायर बाई डी डिपेंड डिपेंड करते हैं फ्रेंड। इसका वजह से भी हमारा वाइंडिंग का डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, हमारा कोर का जो स्टैम्पिंग्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं वो मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से, और इसका सैफ्ट और कपलिंग्स भी डैमेज हो सकते हैं फ्रेंड। इसीलिए आपको, अगर आपको ग्राउंड फॉल्ट करंट को कम करेगा तो बहुत ही एडवांटेजेस है फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स हमारा ग्राउंड फॉल्ट में और फेस फॉल्ट में क्या होता है फ्रेंड, इवन हमारा जनरेटर को आपको ट्रिप भी कर दिया फ्रेंड्स, हमारा जनरेटर ब्रेकर को ट्रिप कर दिया, लेकिन फिर भी हमारा जनरेटर घूम रहे हैं, और जनरेटर घूम रहे हैं तो इसका जो रेसिडुअल फ्लक्स है, या हमारा जो रोटर, इसका जो फ्लक्स है हमारा जो क्रिएट हो रहे हैं हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा फील्ड वाइंडिंग अगर ऑन है, हमारा एक्सीलरेशन सप्लाई ऑन है, तो इसका जो ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो इवन जनरेटर ट्रिप करने के बाद भी हमारा जो करंट कंटिन्यू रहेगा। और इसकी वजह से भी जो हमारा थर्मल कैपेसिटी है, मतलब जो हमारा थर्मल स्ट्रेसेस है वो हमारा रहता ही रहता है फ्रेंड्स, इवन जनरेटर ट्रिप करने के बाद भी जनरेटर को रिलीफ नहीं मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरे हमारा जनरेटर जब फॉल्ट होता है उसमें अगर एक्स बाई आर रेशियो, जनरली फॉल्ट के कंडीशन में अगर आपका एक्स बाई आर रेशियो ज़्यादा रहते हैं, अगर एक्स बाई आर रेशियो ज़्यादा रहेगा तो मैं आपको पहले वीडियोस में, शॉर्ट सर्क्यूट के वीडियोस में बताया फ्रेंड, एक्स बाई आर रेशियो अगर ज़्यादा रहता है तो इसका डीसी जो हमारा डिकेइंग डीसी कॉम्पोनेंट है ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एक्स बाई आर रेशियो ज़्यादा है मतलब आपका जो टाइम कांस्टेंट ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स, हमारा मतलब जो हमारा टाइम कांस्टेंट है एल बाई आर वो ज़्यादा रहते हैं, टाइम कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो डिकेइंग डीसी कंपोनेंट्स का इसका ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा, इसकी वजह से हमारा एसिमेट्रिकल करंट का ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स। तो वो भी हमारा डिकेइंग डीसी कंपोनेंट की वजह से हमारा फॉल्ट करंट का ड्यूरेशन भी ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो हमको अवॉइड करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा थर्मल स्ट्रेसेस और हमारा मैकेनिकल स्ट्रेसेस है डिपेंड्स ऑन, हमारा किसका ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स, टाइम का ऊपर है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर उसको कितना ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप इसको अलाउ कर दिया तो उतना ज़्यादा डैमेज या नुकसान इसको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो हमको उसकी वजह से भी हमको ये करना पड़ा, हमको फॉल्ट करंट को, जनरेटर का जो ग्राउंड फॉल्ट करंट को लिमिट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और दूसरा मैं आपको बताया था, इवन हमारा जनरेटर ट्रिप करने के बाद भी हमको, इसीलिए हमको क्लास ए प्रोटेक्शन बोलते हैं फ्रेंड, क्लास ए प्रोटेक्शन इसीलिए बोलते हैं, हमारा ये जनरेटर का अंदर डैमेज है, अगर ग्राउंड फॉल्ट है या फेस टू फेस फॉल्ट है, उस केस में अगर जनरेटर को इमीडिएटली जनरेटर ब्रेकर को ट्रिप नहीं किया तो बैक फीड हो सकते हैं और जनरेटर को हमारा और डैमेज पहुंच जाएगा। अगर इसको एक्साइटेशन बंद नहीं करेगा तो इसका अंदर जो फील्ड है, तो इसका अगर फील्ड फुल है, फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसका बैक ईएमएफ का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा और इस फॉल्ट को फीड करता ही रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। और तीसरा है हमारा प्राइम मूवर इनपुट है, अगर इसका जो स्टीम सप्लाई है, हाइड्रो पावर है तो इसका वाटर सप्लाई है, गैस टर्बाइन है तो इसका फ्लू गैस, अगर आपको फ्यूल को बंद नहीं किया तो ये जनरेटर का जो मैकेनिकल इनपुट है उसकी वजह से भी वो मैकेनिकल इनपुट पूरा हमारा इस फॉल्ट को फीड करता रहता है, उतना पावर को ये कंज्यूम करेगा तो वो हमको डिसिपेट हो रहा है, क्या है फ्रेंड्स, हमारा थर्मल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस में डिसिपेट हो रहा है तो वो हमारा जनरेटर को कम्प्लीटली डैमेज करा सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए हमको क्लास ए ट्रिपिंग्स, आपको बताया था क्लास ए ट्रिपिंग में मतलब जो हमारा जनरेटर का अंदर का रिलेटेड फॉल्ट है, जनरेटर या जनरेटर ट्रांसफार्मर का अंदर इसमें कोई भी फॉल्ट है, अगर इसको आप तुरंत, इसका जो इनपुट जनरेटर ब्रेकर और फील्ड ब्रेकर और इसका इनपुट मैकेनिकल सप्लाई, हमारा जो हमारा स्टीम या वाटर या हमारा जो भी हमारा मैकेनिकल इनपुट है इसका ईएसपी बंद नहीं कराएगा तो इसका डैमेज और बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए इसको डैमेज को और इसका जो करंट है और इसका मैकेनिकल और थर्मल स्ट्रेसेस है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको ड्यूरेशन कम करने के लिए हमको क्लास ए ट्रिपिंग में आपको इमीडिएटली, आपको तुरंत ही तुरंत आपको 86U ऑपरेट करेगा, हमारा रिले है, हमारा एथ फॉल्ट में, फेस टू फेस फॉल्ट में हमारा 86U रिले है, हमारा यूनिट मास्टर ट्रिप रिले वो ऑपरेट हो जाएगा। और उसके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स, 3 कॉन्टेक्ट से एक कॉन्टेक्ट से आपको जनरेटर ब्रेकर ट्रिप करेगा, एक कॉन्टेक्ट से उसी कॉन्टेक्ट से आपको फील्ड ब्रेकर को ट्रिप करेगा, और उसी कॉन्टेक्ट से आपको हमारा इमरजेंसी, ऐसे जो हमारा इमरजेंसी शटडाउन वाल्व है हमारा,
ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ईएसपी है उसको ऑपरेट करेगा, हमारा स्टीम या हमारा हाइड्रो सप्लाई है, या हमारा जीटी का केस में तो हमारा फ्यूल सप्लाई उसको बंद करके हमको पूरा के तीनों आइसोलेट कर देते हैं फ्रेंड्स, सो दैट हमारा जो जनरेटर को जो डैमेज है वो हमको कम कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए इसको क्लास ए प्रोटेक्शन में दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स, आपको मैं बताया था इवन हमारा जनरेटर का फील्ड सप्लाई काट भी दिया था, फिर भी हमारा जनरेटर में क्या होता है, हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं। उस रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये हमारा जनरेटर में अगर अर्थ फॉल्ट है तो वो हमको अप टू 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक लेगा फ्रेंड, पूरा इसका अंदर जो मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी है उसको डिसिपेट करने के लिए। वो पूरा की पूरा मैग्नेटिक एनर्जी कैसे डिसिपेट करेगा फ्रेंड्स, हमारा अर्थ फॉल्ट का थ्रू ही डिसिपेट करेगा। ठीक है, अगर इसका अर्थ फॉल्ट करंट ज़्यादा है, अगर आपको जो अर्थ फॉल्ट इम्पीडेंस आप कम कर दिया या सॉलिडली ग्राउंडेड कर दिया तो उतना ड्यूरेशन तक हमारा, जब तक इसका पूरा मैग्नेटिक एनर्जी हमको डिसिपेट करना है अर्थ फॉल्ट के थ्रू ही, अगर अर्थ फॉल्ट के थ्रू डिसिपेट कर रहे हैं तो अगर आप इसका अर्थ फॉल्ट करंट ज़्यादा है तब आपको कोर को डैमेज पहुंचेगा ही पहुंचेगा फ्रेंड्स। इसीलिए आपको हमेशा आपको अर्थ फॉल्ट करंट को बहुत ही कम रहने से हमारा जनरेटर का डैमेज कम करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इवन हमारा फेस टू फेस फॉल्ट है फ्रेंड, उसमें भी हम लोग सारे के सारे जनरेटर ब्रेकर, फील्ड ब्रेकर और हमारा प्राइम मूवर का इनपुट सप्लाई कार्ड भी दिया था, फिर भी आपको फेस टू फेस फॉल्ट में जो एक्स्ट्रा हेवी फॉल्ट करंट से उसमें भी आपको थर्मल या मैकेनिकल स्ट्रेसेस की वजह से आपको फेस जो इंसुलेशन है, वाइंडिंग इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, और वो सब्सिक्वेंटली आपको अर्थ फॉल्ट में क्रिएट होते हैं। और उस अर्थ फॉल्ट की वजह से वो हमको धीरे धीरे धीरे, अगर अर्थ फॉल्ट का करंट आप लिमिट करेगा तो वो धीरे 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 आपको अप टू 10 सेकंड का अंदर ये पूरा इसका मैग्नेटिक एनर्जी जितना भी स्टोर्ड है वो आपको डिसिपेट करेगा फ्रेंड्स। अगर आपका अर्थ फॉल्ट करंट लिमिट नहीं किया तो वो ड्यूरेशन मतलब इसका डैमेज भी, इसका जो स्ट्रेसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी के वजह से आपको हमेशा आपको जो जनरेटर को हमेशा आपको उसको आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इम्पीडेंस ग्राउंडेड ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो आपको सॉलिडली ग्राउंडेड नहीं कर सकते इसको। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा मेथड ऑफ ग्राउंडिंग का बेसिस में हमारा प्रोटेक्शन चेंज होगा, मैं आपको बताया था। दूसरा हमारा जो परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग है फ्रेंड्स, हमारा जो जनरेटर में पूरा परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इसकी बेसिस में हमारा जो ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन है, हमारा अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, दो प्रकार का डिज़ाइन किया था। एक हमारा 95% अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन बोलते हैं, उस इस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा इनकेस हमारा वाइंडिंग पूरा के पूरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग जनरेटर का पूरा वाइंडिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं 100% अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन बोलते हैं फ्रेंड। उसके बारे में हमने अगले वीडियो बना देंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने 95% अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा, इसकी वजह से हम लोग को जनरेटर को हमेशा इम्पीडेंस ग्राउंडेड ही करना पड़ेगा फ्रेंड। और जनरेटर का जो अर्थ फॉल्ट का केस में हमको, ये हमारा क्लास ये ट्रिपिंग में आता है फ्रेंड्स, उसमें हमको जनरेटर ब्रेकर और टर्बाइन और फील्ड ब्रेकर तीनों को एट ए टाइम ट्रिप करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। और उसकी एनसी कोड रेफरेंस, हमारा जो जनरेटर का अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है उसकी एनसी कोड रेफरेंस हमको डिफरेंट प्रकार का होते हैं। अगर कई कैसे हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं इसकी बेसिस में, अगर इन केस हमारा जनरेटर का हमारा अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन वोल्टेज का बेसिस में हम दे रहे हैं तो वो 59 एन है, न्यूट्रल साइड का हमारा वोल्टेज देखकर हम कर रहे हैं तो 59 एन जी एफ एन से ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। तो हमारा एनसी कोड होगा 59 एन जी होगा फ्रेंड्स हमारा। कोई भी हमारा न्यूट्रल साइड वोल्टेज देखकर हम लोग अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो अगर हमको कोई भी करंट बेस्ड हम दे रहा था और सिंपल और करंट बेस्ड दे रहे हैं तो उसको 51 एन जी बोलते हैं। अगर कोई भी हम लोग डिफरेंशियल का करंट का बेसिस में हम दे रहे हैं, न्यूट्रल साइड का डिफरेंशियल करंट उसकी बेसिस में हम दे रहे हैं तो इसको 87 एन जी बोलते हैं। अगर आप लोग कोई भी आपको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आप रेसिड्यूअल या रिस्ट्रिक्टेड करंट का बेसिस में आप दे रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रेंड्स 64 जी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 64 जी बोलते हैं। सो ये डिफरेंट एनसी कोड से फ्रेंड्स हम इन डिटेल एक एक प्रोटेक्शन का मतलब कैसे प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं, उसको एक एक प्रोटेक्शन कैसे कैसे ऑफर करते हैं उसकी बेसिस में हम बता देंगे फ्रेंड्स, ये सब कैसे रिलेस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे फ्रेंड्स 59 एन जी। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा
न्यूट्रल साइड जो वोल्टेज है, जो आपको जनरेटर देखेगा तो फ्रेंड्स हमने बोल दिया था आपने, जनरेटर हमारा इम्पीडेंस ग्राउंडेड है। अगर आप एनजीटी का थ्रू करते हैं मोस्टली हमारे इंडस्ट्रीज में, तो आप देखिएगा तो जो जनरेटर का जो स्टार पॉइंट है, जो हमारा इससे जो फेज का साइड है, हम लोग जनरेटर ट्रांसफार्मर में देते हैं। और जनरेटर ट्रांसफार्मर हमेशा जनरली डेल्टा स्टार होते हैं, सो दैट हमारा अर्थ फॉल्ट का आइसोलेशन हो जाएगा, इस साइड टू इस साइड है, तो डेल्टा स्टार रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा जो जनरेटर ट्रांसफार्मर इस साइड फीड कर रहे हैं और दूसरे साइड हमारा न्यूट्रल साइड का कनेक्शन है, आपस में जुड़ जाते हैं, स्टार पॉइंट है। और उस न्यूट्रल पॉइंट को में एक हमारा न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर एक एनजीटी लगाते हैं। और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में हम लोग रेसिस्टर लगाते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं न्यूट्रल ग्राउंड ट्रांसफार्मर का थ्रू हम लोग रेसिस्टर या इम्पीडेंस लगा देते हैं। और इसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर है बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका इम्पीडेंस अगर आप प्राइमरी में रेफर करेगा तो ये हमको ज़्यादा इम्पीडेंस ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका एडवांटेजेस ने आपको बताया फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपको लो वोल्टेज का ये इम्पीडेंस या लो वोल्टेज का रेसिस्टर लगा सकते हैं यहाँ। एलवी रेसिस्टर होगा, क्योंकि हमको ट्रांसफार्मर तो हमारा एच वी ये 11 kV, अगर 11 kV का जनरेटर है तो ये 11 kV का प्राइमरी होगा। और सेकेंडरी में आपको 220 और 110 वोल्ट हमको कम वोल्टेज पे आपको इसको डिज़ाइन करा सकते हैं। और दूसरे एडवांटेज है इसका जो करंट रेटिंग भी, मतलब इसका जो वोल्टेज रेटिंग कम हो गया है अभी। और दूसरे ये इसका क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमको अगर हाई वोल्टेज में अगर दे दिया तो इसका रेसिस्टेंस का साइज़ भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसका इंसुलेशन का वजह से बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। और दूसरे है फ्रेंड्स, हमको ऐसा कनेक्शन देने से वजह से हमको क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सिंपल ऐसा प्रोटेक्शन भी ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस केस में क्या हुआ फ्रेंड्स, हमने एक इन केस 110 या 220 वोल्ट का सेकेंडरी का हम लोग ट्रांसफार्मर दे दिया, तो हम लोग इस ट्रांसफार्मर के अक्रॉस एक हम रिले लगाएंगे फ्रेंड्स। ये हमको ओवर वोल्टेज के बेसिस में हमको ये रिले प्रोटेक्शन देगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस रिले में क्या होता है फ्रेंड्स, आइडियली क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा नॉर्मल कंडीशन पे हमेशा इसमें हमारा ग्राउंड करंट है, इसमें ग्राउंड में कोई भी करंट नहीं रहेगा। करंट नहीं रहेगा तो इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा इसका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में। और सेकेंडरी में भी कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, और सेकेंडरी में कोई करंट नहीं रहेगा। इसकी वजह से इस रेसिस्टर के अक्रॉस हमेशा हमको वोल्टेज जीरो ही मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर कोई भी फॉल्ट हुआ उस कंडीशन में हमारा आइडियली क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें करंट रहेगा, इसकी वजह से हमारा करंट है इस रेसिस्टर का थ्रू डिस्प्लेस होगा। अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेगा तो इस यहाँ ये एक रेसिस्टर जैसे है फ्रेंड्स, को ये हमारा इम्पीडेंस ग्राउंडिंग है। ठीक है, इसकी वजह से इसका जो अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा उसकी वोल्टेज के बेसिस में हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन आप देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा न्यूट्रल वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हम इसीलिए बोल रहा था हम लोग न्यूट्रल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो न्यूट्रल में अगर ओवर वोल्टेज आया था तब भी हमको ओवर वोल्टेज पे ये ट्रिप करा रहा था एट फॉल्ट के जैसा। अगर न्यूट्रल वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल में जनरली ये 0 वोल्ट होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा थ्री फेज सिस्टम में वी आर प्लस वी बी प्लस वी सी एम, जो हमारा आर वाई बी का तीनों केस का वोल्टेज का सम्मेशन है, वो हमको न्यूट्रल में हमेशा जीरो मिलते हैं। लेकिन अगर इनकेस जीरो नहीं है तब हमारा एर्थ फॉल्ट है, तब हमारा क्या होता है फ्रेंड, हमारा यहाँ हमारा वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट होते हैं। न्यूट्रल हमको क्या बोलते हैं, हमारा जीरो पॉइंट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब कहीं पे डिस्प्लेस हो जाएगा। इसीलिए हमको न्यूट्रल न्यूट्रल जहाँ बोलते हैं फ्रेंड, हमको जीरो है जहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है जहाँ आपको जीरो वोल्टेज मिलते हैं उसको बोलते हैं। लेकिन हमारा फिजिकल न्यूट्रल यहाँ है, हमको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल तो डिस्प्लेस हो रहा है, इसीलिए हमको न्यूट्रल वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट के बेसिस में भी इसका प्रोटेक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरे है फ्रेंड्स, ये हमको बेसिकली आप यहाँ देखेगा तो फ्रेंड्स इस केस में हमारा जो जनरेटर का टर्मिनल है, इस साइड हमारा जो जनरेटर का, इसको टर्मिनल्स बोलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रांसफार्मर में जुड़ रहे हैं। अगर इनकेस टर्मिनल फॉल्ट है तब हमको मैक्सिमम यहाँ करंट फ्लो होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ मिलेगा फ्रेंड्स इस रिले में। अगर आप जनरेटर का फॉल्ट है, हमारा ग्राउंड फॉल्ट है 2 वोल्ट्स अगर मिडिल में आ गए तो फॉल्ट करंट और कम होगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज कम है फ्रेंड्स। आप अगर जनरेटर का वोल्टेज इनकेस 11 kV का जनरेटर फेज वोल्टेज देखेगा तो फ्रेंड इसका 100% वोल्टेज में यहाँ आपको 11 kV मिलेगा। अगर इसमें अगर आपको यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया फ्रेंड्स, यहाँ ग्राउंड हो गया, तब आपको वहाँ उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ आपको
जितना ही वोल्टेज मिलेगा, इतना वोल्टेज का जो 50% ऑफ वोल्टेज है, उसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड फॉल्ट करंट जाएगा, उतना ही वोल्टेज यहाँ मिलेगा फ्रेंड्स, तो प्रोपोर्शनली कम होगा। इसीलिए आप यहाँ देखेगा तो फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे इस प्रोटेक्शन में आप अगर इस प्रोटेक्शन को आप 5% रखा, तो 5% ऑफ इसका जो रेटेड वोल्टेज रखा है, तो आप 5% ऑफ वाइंडिंग की प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो मतलब 95% वाइंडिंग की प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस 5% वाइंडिंग में अगर यहाँ आपको एक्सपर्ट हुआ है, तो उसमें जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बहुत ही कम है, उस वोल्टेज की वजह से जो हमको करंट जाएगा वो भी कम है, तो हमारा सेकेंडरी में यहाँ जो वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं वो भी कम होगा फ्रेंड्स। तो इसी वजह से इस प्रोटेक्शन में आपको पूरा 100% वोल्टेज को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आपको इस जनरेटर का पूरा 100% वाइंडिंग में आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें लिमिटेशन है, ओनली अप टू 95% है, मैक्सिमम 95% वाइंडिंग तक ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इसका सेंसिटिव सेटिंग है 5% रखा है तो। अगर इसका सेटिंग है आप 5% के ऊपर रखा है, तो उतना परसेंट आपका आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरे फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताया फ्रेंड्स ये 95% ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें दूसरा एक कंस्ट्रेंट है फ्रेंड्स, इसमें आप देखिएगा तो फ्रेंड्स हमारा जनरेटर में पहले भी हमने बताया था, यहाँ हमारा लाइन पीटी रहता है फ्रेंड्स हमारा जनरेटर में हमेशा, ठीक है। जनरेटर में आपको पीटी का ज़रूरत तो है, हमको बहुत सारे चीज़ में हमको मेजरमेंट के लिए चाहिए हमारा जनरेटर का वोल्टेज, और दूसरा हमारा एवीआर के लिए चाहिए, और हमारा प्रोटेक्शन के लिए भी हमको पीटी चाहिए। सो जनरेटर में यहाँ आपको जनरेटर ट्रांसफार्मर का पहले हमको एक जनरेटर में जनरली आप देखिएगा तो एक एलईपीटी सेक्शन बोलते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर कम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का क्यूबिकल रहते हैं, उसमें पीटीस रहते हैं फ्रेंड्स, डिफरेंट तरीके का पीटीस रहते हैं, उसमें मेजरिंग पीटीस बोलते हैं, मेजरिंग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और हमारा एवीआर पीटी बोलते हैं, एवीआर के लिए जाते हैं, और हमारा प्रोटेक्शन पीटी बोलते हैं, प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं, जनरली डेडिकेटेड पीटीस रहते हैं फ्रेंड्स। तो उस पीटीस का अगर उस पीटीस में आप देखिएगा तो फ्रेंड्स पीटीस में हमेशा हम लोग जनरल में हम लोग फ्यूज़ का प्रोटेक्शन देते हैं, एमसीबी का प्रोटेक्शन देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इनकेस पीटी के सेकेंडरी में या पीटी के सर्क्यूट में अगर कोई भी फॉल्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, तब हमको क्या होगा, उस केस में भी हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, इस वोल्टेज डिस्प्लेस हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर पीटी में अगर सो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इस हमारा रिले को हमको इवन 5% सेटिंग भी रखा तो 5%, 95% का वाइंडिंग प्रोटेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो 5% भी आप इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते फ्रेंड्स, क्योंकि अगर इनकेस कोई भी पीटी हम लोग फ्यूज़ का थ्रू पीटी में दिया है, इनकेस आपको पीटी में कोई फॉल्ट है, पीटी में कोई ग्राउंड फॉल्ट है, तब क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा पीटी का फ्यूज़ क्लियर करने का बाद ही इस प्रोटेक्शन ऑपरेट करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमको नॉर्मल फेस टू फेस फॉल्ट में हमको ये प्रॉब्लम नहीं आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमारा जहाँ आपको पीटी में अगर कोई फॉल्ट होते हैं फ्रेंड, पीटी में एक्चुअली इम्पीडेंस पीटी का बहुत ज़्यादा रहता है, पीटी का जो प्राइमरी, क्योंकि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसे ही है, तो पीटी का जो प्राइमरी में इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, अगर पीटी में कोई भी ग्राउंड फॉल्ट हुआ है तो इसका करंट बहुत कम रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग हाई इम्पीडेंस सिस्टम डिज़ाइन किया था, इसकी वजह से हमारा जनरेटर का फॉल्ट करंट भी बहुत कम है। अगर आप इसको मैक्सिमम वाइंडिंग को आप प्रोटेक्ट करना है, तो आपको सेंसिटिव सेटिंग रखना है, तो आपको पीटी का फ्यूज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि कभी भी पीटी का सर्किट में कोई प्रॉब्लम है, तो पीटी का फ्यूज़ ऑपरेट करने से पहले इस प्रोटेक्शन आइसोलेट नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें हमको डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रेंट आ गया है, पीटी फ्यूज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर पीटी का सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आया था, तब आपको सबसे पहले आपको पीटी को ही आपको मतलब पीटी फ्यूज़ को ही ऑपरेट करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। जनरली आप लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जनरली हम लोग पीटी को हम लोग इसीलिए आप कभी भी जनरेटर का पीटीस देखा है, नॉर्मली पीटीस देखा है, तो पीटी का कोई भी फेस का एक वाइंडिंग, एक फेस को आप एक टर्मिनल को आप हमेशा सॉलिडली ग्राउंड कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सॉलिडली ग्राउंड इसीलिए कर देते हैं सो दैट आपको जो पीटी का फ्यूज है जल्दी ऑपरेट हो जाएगा। अगर आपको सॉलिडली ग्राउंडेड नहीं करेगा, तो इसका ग्राउंडिंग के हिसाब से ही वो ऑपरेट होगा, और उसकी वजह से ये बहुत ही कम करंट देगा, और इसको भी आप जनरेटर को भी पूरा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और पीटी का मतलब ये हमको बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स कोऑर्डिनेशन पीटी और इसका। इसीलिए आपको जनरली आप देखिएगा तो जनरेटर का जो पीटी से है उसको आप सॉलिडली ग्राउंडेड कर देते हैं, लेकिन जनरेटर का इस स्टार पॉइंट को आप सॉलिडली ग्राउंडेड नहीं करते हैं फ्रेंड्स।
ठीक है? तो इसीलिए आपको जनरेटर का इवन आपको सेकेंडरी पीटी का सेकेंडरी भी आप सॉलिडली ग्राउंडेड कर देते हैं, तो दैट पीटी का सेकेंडरी में भी कोई सर्किट है, उसमें भी आपको पीटी का फ्यूज़ पहले ऑपरेट कर देना चाहिए, क्योंकि सॉलिडली ग्राउंडेड है, तो करंट ज़्यादा मिलना चाहिए इस पिकअप से भी, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही मिलते हैं, फिर भी आपको वो पीटी का प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूज़ के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा फ्रेंड। तो इसीलिए आपको जहाँ आपको न्यूट्रल वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट एनवीडी प्रोटेक्शन दिखते हैं 59 एन है, इसका जो वोल्टेज सेटिंग है कम रखते हैं, जनरली 5% ऑफ वोल्टेज ही रखते हैं, लेकिन इसका 5% ऑफ सेटिंग मतलब फ्रेंड हमको 95% वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करेगा, तो इसीलिए हम लोग 5% मिनिमम तो रखते हैं हम लोग। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डेफिनेट टाइम या इंस्टेंटेनियस नहीं रखते हैं फ्रेंड, हम लोग इन्वर्स टाइम रखते हैं, क्योंकि हमारा पीटी का जो फ्यूज़ है वो फ्यूज़ का डिफ़ॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमको उसके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इसको भी हम लोग इन्वर्स टाइम रखते हैं फ्रेंड। तो हमारा जो पीटी का फ्यूज़ जो आपने लिया था, उसका फ्यूज़ का कैरेक्टरिस्टिक आपको उसको डाटा शीट से नोट करना पड़ेगा, और इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करना पड़ेगा, और इसका नीचे हमको जो इसका सेटिंग है, इसका नीचे मतलब इसका ऊपर रहना चाहिए फ्रेंड्स, सो दैट कोई भी पीटी का फॉल्ट से वो पीटी फ्यूज क्लियर करना पड़ेगा, और उसमें ये रिले अननेसेसरी ऑपरेट करके हमारा जनरेटर को आइसोलेट नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? क्योंकि सिंपल एक मेजरिंग पीटी में अगर फॉल्ट है, उस केस में भी आपको इस जनरेटर को आइसोलेट कर दिया, मतलब बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो जाएगा फ्रेंड्स, इस प्रोटेक्शन की वजह से वो बहुत ही माल ऑपरेशन हो जाएगा, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। इसीलिए आपको कभी भी आप न्यूट्रल वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट एनबीडी का आप प्रोटेक्शन देखते हैं, तो वो हमेशा इन्वर्स टाइम रहते हैं फ्रेंड्स, हमारा पिकअप 5% रहते हैं, लेकिन हमारा इन्वर्स टाइम रहते हैं, और इसका टीएमएस से इसको पीटी फ्यूज के साथ कोऑर्डिनेट करके इसको इसका टीएमएस और इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारा ई एन आई ए एल टी ए वो हम सेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये हमारा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा इसमें एक और प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो फ्रेंड्स जनरेटर में ना ये थर्ड हार्मोनिक्स रहते हैं फ्रेंड्स, थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज से, और थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज से फ्रेंड्स इसका जो सीक्वेंस है वो जीरो सीक्वेंस है, मतलब इसका इन फेज रहते हैं, तो सारे के सारे थर्ड हार्मोनिक्स का करंट पाथ भी, इसका जो वोल्टेज पाथ भी ऐसे ही रहेगा, इसका करंट पाथ भी ऐसे ग्राउंड का थ्रू रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये ये थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेजेस क्यों आते हैं वो मैं आपको 100% एथफॉल्ट का प्रोटेक्शन में मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए फ्रेंड, जनरेटर में जनरली आपको 1% से लेकर 10% है, डिपेंड्स ऑन इसका जो जनरेटर का वोल्टेज और जनरेटर का लोडिंग का बेसिस में इसका जो थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज परसेंटेज चेंज होते हैं। तो इसका जनरेटर का थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज से जनरली आप 1% से लेकर 10% रहते हैं, लेकिन आप इस रिले का सेटिंग आप 5% रखा है, तो इस थर्ड हार्मोनिक्स में जो नॉर्मल कंडीशन में भी इसका जो वोल्टेज है थर्ड हार्मोनिक 10% रहा है, तो उस केस में भी ये रिले अननेसेसरी ऑपरेट हो सकते हैं, माल ऑपरेट हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसको अवॉइड करने के लिए इस रिले को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको न्यूमेरिकल रिले लेकर इस रिले को आपको थर्ड हार्मोनिक रिस्ट्रेन देना पड़ेगा फ्रेंड्स, अगर थर्ड हार्मोनिक से ऑपरेट नहीं करना चाहिए, वो ओनली फंडामेंटल वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी पे ही इस रिले को ऑपरेट करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? तो इसको सो दैट इसका स्टेबिलिटी हम इंश्योर कर सकते हैं नॉर्मल लोड करंट में, और थर्ड हार्मोनिक का वोल्टेज या थर्ड हार्मोनिक करंट का वजह से यह ऑपरेट नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है? और दूसरे है फ्रेंड्स हमारा एनवीडी रिले, कभी भी आप देखिएगा तो फ्रेंड्स जब हमारा जनरेटर स्टार्ट होते हैं इनिशियली, जब हमारा जनरेटर सिंक होने से पहले हमारा जनरेटर है, इसका प्राइम मूवर है, धीरे धीरे इसको घुमा देते हैं, अगर जहाँ जिस एप्लीकेशन में आपको फील्ड ब्रेकर को फुल स्पीड आने से पहले आपको क्लोज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? उस केस में भी हमारा जनरेटर है, हमारा एनवीडी प्रोटेक्शन है, स्टार्टअप कंडीशन में ऑपरेट हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमको स्टार्टअप कंडीशन में हमको उतना सिमेट्री, हमारा मैग्नेटिक सर्किट सिमेट्री नहीं रहता है फ्रेंड्स, जब आप फील्ड ब्रेकर को ऑन करते हैं तब इनिशियली आपको फील्ड फील्ड जनरेट होगा, और जब तक मैग्नेटिक सिमेट्री नहीं रहते हैं तब तक आपका वोल्टेज में भी सिमेट्री नहीं रहते हैं, इसी वजह से उस कंडीशन में भी आपको स्टार्टिंग कंडीशन में यहाँ आपको वोल्टेज दिख सकते हैं, आपको न्यूट्रल वोल्टेज यहाँ दिख सकते हैं, उस कंडीशन में भी इसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। इसीलिए इस रिले को जनरली आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकते हैं, उस मैग्नेटिक अनसिमेट्री की वजह से उसमें बहुत सारे हार्मोनिक्स रहते हैं, वो हार्मोनिक वोल्टेज से हमको जो भी जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक्स हैं वो सारे के सारे इस ग्राउंड का थ्रू फ्लो हो जाएगा, उसकी वजह से जो वोल्टेज डेवलप होगा उसकी वजह से ये ऑपरेट नहीं हो जाएगा।
तो इसी के लिए वो स्टार्टिंग में इसको उस कंडीशन के लिए जनरली आपको ऐसे कोई डेडिकेटेड रिले सेपरेटली लेना पड़ेगा। वो ऐसे रिले होना चाहिए, वो कोई भी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होना चाहिए, फ्रॉम डीसी जीरो फ्रीक्वेंसी टू कोई भी फ्रीक्वेंसी तक वो ऑपरेट करना चाहिए, ऐसे एक रिले लेना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मतलब ये फुल फ्लेज प्रोटेक्शन नहीं है फ्रेंड्स, न्यूट्रल वोल्टेज प्रोटेक्शन है। तो ये हमारा न्यूट्रल और वोल्टेज प्रोटेक्शन यार एनवीडी न्यूट्रल वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट प्रोटेक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। इसका थ्रू हम लोग 95% एक्सपर्ट प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और इसका कुछ लिमिटेशंस मैं आपको बताया था, पीटी फ्यूज का साथ कोऑर्डिनेट कराना पड़ेगा, और इसको हम ओनली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करा सकते हैं, ऑपरेट कराना पड़ेगा इसको, कोई और फ्रीक्वेंसी पे रिले माल ऑपरेट नहीं करना चाहिए। और ये जनरेटर ब्रेकर तब तक ऑन नहीं होगा, और जनरेटर का जो स्टार्टिंग कंडीशन में जब फील्ड ब्रेकर ऑन करते हैं उस स्टार्टिंग सीक्वेंस में इस प्रोटेक्शन को ब्लॉक करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ब्लॉक नहीं करेगा तो ये अननेसेसरी न्यूसेंस ट्रिपिंग दे सकते हैं, बाकी मैग्नेटिक इंसिमेट्री की वजह से, उसकी वजह से ये हमको न्यूसेंस ट्रिपिंग दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमको जनरेटर स्टार्टिंग कंडीशन में इसको मतलब ब्लॉक कंडीशन में रहते हैं फ्रेंड्स मोस्टली। और नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, ये भी 59 एन में ही आता है फ्रेंड्स। ये भी हमको ओवर वोल्टेज बेस्ड में है, इसको हम बोलते हैं ब्रोकन डेल्टा वोल्टेज प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोटेक्शन सीटी है उसमें एक जो हमारा प्रोटेक्शन पीटी है उसमें एक पीटी हमको ब्रोकन डेल्टा जैसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ब्रोकन डेल्टा में क्या करता है फ्रेंड्स, हमें हमारा जो सेकेंडरी पीटी का तीनों फेस को हम लोग क्रॉस कनेक्शन करते हैं फ्रेंड्स, क्रॉस कनेक्शन करते हैं ऑपोजिट पोलैरिटी में, सच दैट हमको हमको जो जनरेट जो हमारा थ्री फेज का जो सिमिट्री का प्रिंसिपल हमको पता है फ्रेंड, जो हमारा नॉर्मल कंडीशन पे हमारा जो आर फेज का वोल्टेज प्लस वाई फेज का वोल्टेज प्लस बी फेज का वोल्टेज हमेशा जीरो रहते हैं। तो इस पीटी का जो सेकेंडरी में भी अगर आर फेज का वोल्टेज वाई फेज का वोल्टेज और बी फेज का वोल्टेज आप ऐड करेगा तो वेक्टोरिक सम करेगा तो आपको जो नेट वोल्टेज इसमें जीरो मिलना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप इसमें एक ऐसा ओवर वोल्टेज रिले लगाएगा, इसमें आपको कोई भी अगर इसमें वोल्टेज मिलता है तो इसका मतलब इसमें एर्थ फॉल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसमें कोई भी वोल्टेज मिलता है तो इसका मतलब इसमें एर्थ फॉल्ट है, उसमें आप ऑपरेट करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी एक ऐसे सिंपल और वोल्टेज रिले है फ्रेंड्स, इसमें आप ब्रोकन डेल्टा में यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी इसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो नॉर्मल कंडीशन में इसमें सिमेट्री मेंटेन होते हैं, इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं रहते हैं। लेकिन आपको कभी भी फॉल्ट हुआ है तो आपको ये वोल्टेज का जो सिमेट्री नहीं मेंटेन होते हैं, आर बाई बी का जो सम्मेशन है वोल्टेज सम्मेशन है वो जीरो नहीं रहते हैं, उसकी वजह से यहाँ वोल्टेज रहते हैं। उसमें आपको ओवर वोल्टेज का सेटिंग लगा के इसको आप 5% या 10% जो आपको प्रोटेक्शन है परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग है, यहाँ भी आपको पूरा 100% वाइंडिंग को यहाँ भी आप प्रोटेक्ट नहीं करा सकते फ्रेंड, क्योंकि आप मैं आपको पहले भी बताया था, आपको यहाँ भी आपको पीटी फ्यूज के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कराना पड़ेगा। और यहाँ भी आपको मतलब जो जीरो सीक्वेंस वोल्टेजेस भी हो सकते हैं उसको भी आपको अवॉइड करने के लिए यहाँ भी वो कंस्ट्रेंट्स तो आपको रहते ही हैं। इसीलिए आपको मतलब बहुत ही सेंसिटिव भी ये सेटिंग नहीं रह सकते हैं, सो दैट बहुत सेंसिटिव भी रख दिया तो अगर इसको अगर इस सेटिंग को अगर आप 0.1% रखा तो आपको 0.1% वाइंडिंग ही आपको अनप्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, 99.9% वाइंडिंग रहेगा फ्रेंड्स प्रोटेक्टेड। लेकिन आपको 99.9% वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर इसको 0.1% सेटिंग रखा है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है ये जनरेटर आपको न्यूसेंस ट्रिपिंग दिखा सकते हैं। मतलब आपको ओरिजिनल एर्थ फॉल्ट नहीं है, आपको सिंपल जीरो सीक्वेंस की वजह से आपको पीटी के सेकेंडरी में कोई प्रॉब्लम की वजह से भी ये रिले अननेसेसरी आपको मेन जनरेटर को आप ट्रिप करा देगा, ठीक है। इसीलिए इसको भी बोलते हैं हम 95% तक ही हम प्रोटेक्ट करते हैं इसमें भी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसको भी आप 95% एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में ही बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, ये दोनों हमारा वोल्टेज बेस्ड प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। ये हमारा एनवीडी या न्यूट्रल ओवर वोल्टेज, या हमको न्यूट्रल में यहाँ देख रहे हैं, यानी ये तो हम लोग फेस सेड, यहाँ हम लोग ब्रोकन डेल्टा कनेक्शन में हमको रेसिडुअल वोल्टेज कनेक्शन दिया था हमने पीटी का, और उसकी थ्रू हमको जो रेसिडुअल वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उसकी ओवर वोल्टेज पे हम लोग यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। और ये दोनों के दोनों वोल्टेज बेस्ड प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा करंट बेस्ड प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। करंट बेस्ड प्रोटेक्शन में हम लोग अगर एर्थ फॉल्ट के केस में हमको तीन जगह आप दे सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपल ओवर करंट रिले 51 एन है,
आपको 3 जगह दे सकते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ दे सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो न्यूट्रल कनेक्शन जहाँ आपको एनजीटी में जा रहे हैं, अगर यहाँ आपको कोई सीटी लगा है तो अगर उस सीटी में कोई भी करंट आ रहा है तो उस नॉर्मल कंडीशन में उसमें करंट नहीं आएगा। अगर इसमें कोई भी करंट है मतलब वो आइडियली वो एर्थ फॉल्ट करंट है फ्रेंड्स, ठीक है। उसको आप सिंपल ओवर करंट रिले लगा के आप इसको एर्थ फॉल्ट पे ऑपरेट करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा आपको एलटी लगाना है तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी आप सीटी लगा सकते हैं। आपको जो हमारा रेसिस्टेंस है, हमारा न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का जो रेसिस्टेंस है उसमें भी आपको सीटी लगा के, और उस सीटी में अगर उसमें कोई करंट इसका पिकअप से ज़्यादा जाता है तो उसमें भी आपको ग्राउंड फॉल्ट है समझकर इसको ट्रिप करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये दूसरा पोजीशन है फ्रेंड्स सीटी का। तो यहाँ भी लगा सकते हैं, या नहीं है तो यहाँ भी लगा सकते हैं, आप पावर करंट दे सकते हैं। यानी ये तो हमारा मेन जनरेटर का तीनों फेज में आप एक सीबीसीटी लगा के, हमारा कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको पहले वीडियोस में हम आपको एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का वीडियो में भी बताया था, इवन हमारा मोटर का एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का वीडियो में भी बताया था। अगर आप इनकेस जनरेटर को आप एक सीबीसीटी लगाएगा तो हमारा सिंपल लो वोल्टेज का सीटी है, अगर इसका तीनों फेज में एक सीटी लगाएगा तो उसके थ्रू भी आप एक सिंपल ओवर करंट प्रोटेक्शन देकर बहुत सेंसिटिव एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, ओवर करंट बेस्ड एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है। और दूसरा हमारा ओवर करंट बेस्ड एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, ये हमारा ग्राउंड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको ट्रांसफार्मर का आरईएफ प्रोटेक्शन में बताया था ऐसे सिमिलर है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा यहाँ क्या होता है, ये हमारा फेज साइड का सीटी से इसको हम रेसिडुअल कनेक्शन बनाया था तीनों फेज का। जनरली आपको जैसे आपको रेसिडुअल कनेक्शन वोल्टेज में है फ्रेंड्स, जैसे आपको वोल्टेज के केस में यहाँ वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी इक्वल टू जीरो है, ऐसे हमारा आइडियल कंडीशन में आपको तीनों फेज का करंट भी जीरो है, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी हमेशा जीरो रहते हैं फ्रेंड, और इसका जो नेट करंट है वो जीरो रहते हैं, और इसका न्यूट्रल में भी जो करंट है हमेशा जीरो रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमको जीरो रहते हैं। अगर ये दोनों सीटी सेम रखा है तो आप सेम रेटिंग का रखा है तो आपको ये सीटीज का दोनों आप यहाँ देगा तो ये राइट रेस्ट्रिक्टेड एर्थ जैसे ही है। हमको ट्रांसफार्मर में देखते हैं एक न्यूट्रल का डिफरेंशियल सीटी का कनेक्शन हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। लेकिन इस केस में भी आप बहुत सेंसिटिव सेटिंग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सीटी का जो हमारा सैचुरेशन की वजह से आप सेंसिटिव सेटिंग नहीं लगा सकते हैं। इसमें भी आपको 95% सेटिंग भी 95% का वाइंडिंग तक के आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। इसमें आपको कॉस्ट कम कराने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, जनरली आप उसको आप स्कीम देखेगा तो ये फेज साइड का सीटी से फ्रेंड्स हमारा जो जनरेटर का रेटिंग के हिसाब से इस सीटी को सेलेक्ट करते हैं, और न्यूट्रल साइड का सीटी है क्योंकि हमारा जनरेटर का जो ग्राउंडिंग है हम लोग हाई इम्पीडेंस या लो इम्पीडेंस किया था, उसमें आपको जो सीटी का रेटिंग है जनरेटर का रेटिंग का बराबर होने का ज़रूरत नहीं है। हमको जो ग्राउंड फॉल्ट करंट है जैसा आप देखेगा तो जनरेटर्स में आपका जो फेस करंट हो सकते हैं 3000 एम्पियर है, लेकिन इसका ग्राउंड फॉल्ट को हम लिमिट कर दिया था 600 या 300 एम्पियर में लिमिट कर दिया, तो ये भी हमको 3000 का देने का जरूरत नहीं है फ्रेंड। ये सिंपल हमको जो ग्राउंड फॉल्ट करंट का लिमिट है 300 एम्पियर का ग्राउंड फॉल्ट करंट लिमिट है, तो ये सिंपल 300/1 या 300/5 के सीटी दे सकते हैं, और ये हमारा 3000/1 या 3000/5 के सीटी दे सकते हैं। और एक इंटरपोजिंग रिले लगाएंगे सो दैट हमको ये दोनों को बैलेंस करने के लिए, और हमको यहाँ 87G हमारा डिफरेंशियल रिले लगाएंगे। उसमें आपको इसका पहले वीडियो में बताया था, मैं आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, हाई इम्पीडेंस लो इम्पीडेंस और बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। ऐसा आप कोई भी प्रोटेक्शन यूज करके इस स्कीम में भी आप ग्राउंड फॉल्ट में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से आप इसको ग्राउंड फॉल्ट का प्रोटेक्शन दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा ये सारे के सारे मतलब ये सारे के सारे देखेगा तो दो मतलब वोल्टेज बेस्ड या करंट बेस्ड है, सारे के सारे आपको 95% तक वोल्टेज को ही 95% का वाइंडिंग तक ही आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। तो आपको पूरा वाइंडिंग का प्रोटेक्ट करना है तो आपको डेडिकेटेड प्रोटेक्शन चाहिए, उसके बारे में हम मैं अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।